स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम पहुंचे हैं आतंक के पहाड़ के 7वें भाग पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भाई का छोटा सा सरप्राइज पसंद आया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको धोखा देने के लिए, लेकिन मुझे जहां जाना था वहां जा नहीं पाया था, तो मौके को समेटा मैंने। खैर, बाकी बातें एंड में। शुरू करते हैं आतंक का पहाड़ पार्ट 7। आतंक के पहाड़ के ठिकाने से जब प्लेन ने उड़ान भरी तो सब विमान यात्रियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह के भाव नाच रहे थे। सब हंस रहे थे, खुशी से ठहाके लगा रहे थे। ऐसे में हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी जगमोहन के पास पहुंचा, जो उठकर चालक कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। त्रिपाठी के चेहरे के भाव देखकर जगमोहन ठिठका। तेरे को क्या हुआ? त्रिपाठी जगमोहन को एक तरफ ले गया। विमान यात्री अपने आप में मस्त और खुश थे, किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। बोल। मैं तो मर गया, त्रिपाठी रुआंसा सा कह उठा। क्यों? एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही मेरे हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी और मैं। तो ये बात है। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। बहुत बड़ी बात है। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ना तो दौलत हाथ लगी, और जो इज्जत नौकरी पहले थी वो भी गई। मेरी बाकी की जिंदगी तो जेल में गई। अब मैं बचने वाला नहीं। जगमोहन के दिल में वास्तव में उसके लिए सहानुभूति के भाव पैदा हो गए। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे मुझे बचा लो। मैं। घबराहट में त्रिपाठी की आवाज कांप रही थी। कैसे बचाऊं? जगमोहन ने गहरी सांस ली। अगर जमीन पर होते तो मैं कहता कहीं दूर दौड़ जाओ, लेकिन इस वक्त हम प्लेन पर हैं। पायलट ने बंबई एयरपोर्ट पर विमान के वापस आने की सूचना दे दी होगी। बंबई के एयरपोर्ट पर प्लेन पहुंचा नहीं कि मक्खियों की भांति पुलिस सिक्योरिटी विमान को अपने घेरे में ले लेगी। उसके बाद तो हर यात्री ने उनके हाथों से होकर गुजरना है। और तुमने तो हवलदार की वर्दी पहन रखी है। ऐसे में तो पुलिस वालों की खास निगाह तुम पर अटकेगी। वैसे भी सबको मालूम है कि तुम इस प्लेन में हो, क्योंकि आतंक के पहाड़ ने जो तस्वीर भेजी थी उसमें तुम भी थे। और इधर बैंक डकैती के बाद पुलिस स्टेशन वगैरह हर जगह ये बात खुल गई होगी कि तुमने इस डकैती में डकैतों का पूरा साथ दिया। हवलदार त्रिपाठी का चेहरा पूरी तरह निचुड़ गया। इसका मतलब मैं बच नहीं सकता? त्रिपाठी मरा मरा सा नजर आने लगा। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं सकता। त्रिपाठी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो पड़ेगा। तुम ही बताओ, तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या कहूं? हवलदार त्रिपाठी बोला। हो सकता है एयरपोर्ट पर तुम भी फंस जाओ। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। मैं और नगीना कुछ ही देर में पैराशूट द्वारा रास्ते में ही पड़ने वाले खाली मैदान में कूद जाएंगे। कहते हुए देवराज चांद होना चाहिए था। यहाँ देवराज चांद लिखा है। जगमोहन की निगाह। कहते हुए जगमोहन की निगाह हल्दीराम और पार्वती की तरफ गई। तुम तीनों फंसोगे। अगर तुम्हारी बीवी को पहचान लिया गया तो वो और पार्वती। भीम सिंह बचकर आसानी से निकल सकता है। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव सब देख चुका है। वो ऐन मौके पर आ गया है। उसे बेहोश करना पड़ा। एक ने ही देखा था। हाँ, एक की परवाह मत करो। एक की बात को तो झूठा साबित। एकाएक जगमोहन ठिठका और त्रिपाठी को देखने लगा। चेहरे पर सोच के गहरे भाव आ गए। क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत बढ़िया ढंग से बचा सकता हूं। एकाएक जगमोहन मुस्कुराया। सच सच सच? हाँ। सबसे पहले तो तुम अपनी बीवी को खुद से दूर रखो, ताकि एयरपोर्ट पर उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए। अगर वो भी तुम्हारे साथ प्लेन में पकड़ी गई तो फिर मामला टेढ़ा हो जाएगा। तुम कहो तो मैं उसे तलाक दे देता हूं, लेकिन मुझे बचा लो। तलाक की नौबत की जरूरत नहीं है। वो घर पहुंच जाएगी। उसके बाद कोई चिंता नहीं।
महज एक सब इंस्पेक्टर की गवाही से तुम या तुम्हारी बीवी फंसने वाले नहीं। लेकिन तुम करोगे कैसे? मुझे बचाओगे कैसे? अभी बताता हूं। मैं अभी आया, कहकर जगमोहन हल्दीराम की तरफ बढ़ा। हल्दीराम ने जगमोहन को आते देखा तो उंगली से मूंछों को हिलाया। हल्दीराम, पास पहुंचकर जगमोहन बोला, अब सोने के बारे में तुम क्या करना चाहते हो? तुम जो चाहे कर लो, हल्दीराम ने बेहद शराफत के साथ कहा। 2 करोड़ का सोना हवलदार त्रिपाठी लेगा, 6 का मैं। बोलो, बाकी का 4 तुम्हारा। मंजूर है, हल्दीराम ने सिर हिलाया। त्रिपाठी का सोना उसके घर दे आना, फौरन पहुंचा दूंगा। और 6 करोड़ का सोना मैं खुद तुम्हारे पास से आकर ले जाऊंगा। माना? सब माना। भीम सिंह को तुम अपने 4 करोड़ में से हिस्सा दोगे, वो भीम सिंह की चिंता तुम मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली लगाई। निपट नहीं लूंगा, देना है उसे, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। मैंने कब मना किया? निपटने का मतलब देना ही होता है हमारे यहाँ। इस बार गड़बड़ नहीं, पहली बार तो गलती से हो गई थी। जगमोहन वहां से हटकर पुनः त्रिपाठी की तरफ बढ़ा। बाप, पार्वती तीखे स्वर में बोली, ये क्या तमाशा है? तुमने दान खाता खोल रखा है जो? चुप कर। क्या मतलब? जगमोहन की बात को मना करने का मतलब था एयरपोर्ट पर वो प्लेन में लगेज के केबिन में डकैती के सोने होने की बात कह देता, फिर तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। जेल में पहुंचते वो अलग। तो फिर तू देगा बाप? इनको सोना देगा? देना ही पड़ेगा, हल्दीराम ने मूंछों को उंगली लगाई। हल्दीराम और पार्वती जगमोहन को देख रहे थे, जो त्रिपाठी को प्लेन में एक तरफ ले जाकर समझा रहा था कुछ। 15 मिनट तक वो समझाता ही रहा और त्रिपाठी का सिर मशीनी अंदाज में ऊपर नीचे हो रहा था। अगला दृश्य। जगमोहन ने चिल्लाकर सब विमान यात्रियों को किसी प्रकार शांत किया और उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सबकी निगाहें जगमोहन पर जा टिकी थी। वहां मौजूद विमान का स्टाफ भी उसे देखने लगा था। नगीना और भीम सिंह असमंजसता भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। जगमोहन की बगल में सकपकाया सा हवलदार त्रिपाठी खड़ा था। आप सब बेहद खुश हैं कि हम सब खूंखार आतंकवादी के हाथों से बच निकले हैं। खुशी आप लोगों के चेहरों पर से झलक रही है। अगर हम वहां से बच ना निकलते तो स्पष्ट है, इस स्थिति में हम लोगों के नसीब में मौत ही आनी थी, जगमोहन ने ऊंचे स्वर में कहा। यात्रियों के जोर जोर से चिल्लाने और हाथ हिलते नजर आए। लेकिन आप सबको अभी तक ये नहीं मालूम कि आप किसकी बदौलत बचे हैं, कहने के साथ ही बगल में खड़े त्रिपाठी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। ये हैं हवलदार त्रिपाठी। आप सब लोगों को बचाने के पीछे हवलदार त्रिपाठी जी का ही हाथ है। आप लोगों को हवलदार त्रिपाठी जी ने बचाया है। खूंखार आतंकवादी आतंक के पहाड़ का ठिकाना भी बारूद लगाकर उड़ा दिया है इन्होंने, और ये कारनामा किया इन हवलदार त्रिपाठी जी ने। हम सबको इनका एहसानमंद होना चाहिए। जगमोहन के इतना कहने की देर थी कि कई विमान यात्री अपनी अपनी जगहों से उठे और भागते हुए करीब आकर त्रिपाठी को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। ऐसे में त्रिपाठी की हालत देखने लायक थी। कभी मुस्कुराता तो कभी दांत दिखाने लगता, कभी सीना फुला लेता तो कभी मन में खौफ की लहर दौड़ने पर फूला सीना पिचक जाता। ऐसे में त्रिपाठी जब मुस्कुराता नजर आता तो कभी कभी भ्रम होता कि वह जैसे रोने रोने की चेष्टा में है। जगमोहन ने कठिनता से उन लोगों का जोश ठंडा किया, परंतु त्रिपाठी को वो कंधों पर ही उठाए रहे। आप लोगों को हवलदार त्रिपाठी जी का एहसानमंद होना चाहिए कि आप सबको बचाने के लिए ये जान पर खेल गए, वरना कोई गोली इनकी जान ले सकती थी, जबकि इनके घर में इनकी बीवी एक छोटे से बच्चे के साथ अपने पति की वापसी की राह देख रही है। हम लोगों ने जो कुछ किया त्रिपाठी जी के कहने पर ही किया था। इन्हीं ने हमें आतंक के पहाड़ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था।
10 मिनट में ही जगमोहन ने हवलदार त्रिपाठी का बातों ही बातों में ऐसा हीरो बनाया कि हर कोई उसकी वाहवाही करता नजर आ रहा था। कोई उसे इधर खींचता तो कोई उधर। त्रिपाठी की हालत देखने लायक थी। साला, हल्दीराम मूंछ को उंगली टच करके बड़बड़ाया। 10,000 चूहे खाने के बाद अब सबकी आंखों पर हल्दी लगाने पर तुला है। त्रिपाठी को कठिनता से जगमोहन एक तरफ ले गया। ठीक है। हवलदार त्रिपाठी ने आभार भरे ढंग से गर्दन हिलाई। अब अब शायद बच जाऊं। शायद नहीं, पक्का बच जाओगे। जैसा मैंने कहा है वैसे ही कहना है, करना है, सब ठीक रहेगा। और भविष्य के लिए एक बात अपने पल्ले बांध लो कि कभी गलत काम नहीं करना है। हम जैसे लोग तो अपना मतलब निकालने के लिए तुम जैसों को चारा बनाते ही हैं, इस्तेमाल करते ही हैं, परंतु तुम्हें तो समझ से काम लेना चाहिए। यही सब करते रहे तो कब तक बचोगे? त्रिपाठी ने बिना किसी हिचक के कानों को हाथ लगाया। भगवान की कसम, वैष्णो माता की कसम, अब कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। कभी रिश्वत भी नहीं लूंगा। जो तनख्वाह मिलती है उसी से सारा गुजारा करूंगा। बस भगवान इस बार मुझे बचा ले। मर्द हो, मर्द बनकर रहो। बीवी की बातों में आकर खुद को तुमने तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। बीवी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना वो कभी ना कभी तुम्हें ले डूबेगी। अब ऐसा नहीं होगा। साली को डंडे से दबाकर रखूंगा। हल्दीराम तुम्हें तुम्हारे घर पर 2 करोड़ दे जाएगा। उसे कम से कम 2 साल के लिए जमीन में दबा देना। खर्च मत करने बैठ जाना, वरना फंस जाओगे। और 2 साल बाद चुपचाप नौकरी छोड़कर कहीं दूर चले जाना और फिर 2 करोड़ से अपनी लाइफ सेट कर लेना। हवलदार त्रिपाठी ने फौरन सिर हिलाया। मैं ऐसा ही करूंगा। त्रिपाठी तो इस समय जगमोहन की हर बात मानने को तैयार था। उसके बाद फिर विमान यात्री त्रिपाठी को घेर कर बैठ गए। जगमोहन ने चालक कक्ष में जाकर पायलट से बात की। उससे 2 पैराशूट हासिल किए। चालक दल जगमोहन को अच्छी तरह जान गया था, इसलिए पैराशूट देने में उन्हें कोई भी एतराज नहीं किया। उन्होंने पूछा अवश्य था कि वह रास्ते में पैराशूट से क्यों उतरना चाहते हैं, परंतु जवाब में जगमोहन सिर्फ मुस्कुराया और हवलदार त्रिपाठी के बारे में बता दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हवलदार त्रिपाठी ने ही सब कुछ किया है। सबके बचने का श्रेय त्रिपाठी को ही जाता है। यह बात जगमोहन ने ठूंस ठूंस कर चालक दल के मस्तिष्क में भर दी थी। फिर जगमोहन ने भीम सिंह को बताया कि हल्दीराम उसे 4 करोड़ में से हिस्सा देगा। उसके बाद जगमोहन और नगीना मुनासिब जगह पर पैराशूट से कूद गए और जब विमान बम्बई एयरपोर्ट पर लैंड किया, सब यात्री खुशी और उत्साह से भरे बाहर निकले तो हवलदार त्रिपाठी को यात्रियों ने कंधे पर उठा रखा था। ऐसे में हवलदार त्रिपाठी का चेहरा देखने लायक था। अगला दृश्य। अगले 2 दिन हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी के बुरे बीते। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव और पुलिस स्टेशन के अन्य पुलिस वाले, जिनमें के इंस्पेक्टर कालिया भी था, उन्होंने डकैती का जिम्मेदार हवलदार त्रिपाठी को ठहराया था कि वह डकैतों से मिला हुआ था। डकैतों को मजदूरों के रूप में लाकर उनके भरपूर सहायता की। डकैतों के अंत तक डकैती का साथ दिया। फिर उन सबके साथ भी वहां से चला गया और घर में उसकी बीवी और बच्चा भी नहीं है। उनके बारे में पक्के तौर पर कोई खबर नहीं थी। हवलदार त्रिपाठी की फौरन ही बड़े पैमाने पर तलाश शुरू हो गई। तभी अखबार में आतंक के पहाड़ की भेजी तस्वीर छपी। मालूम हुआ कि हवलदार त्रिपाठी वर्दी में ही उसी विमान में था जिस विमान का अपहरण आतंक के पहाड़ ने किया। विमान के वापस आने की खबर मिलते ही फौरन पुलिस हेडक्वार्टर से कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर कालिया के अंडर ही एक पुलिस दस्ता त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। वैसे भी अपहरण हुए विमान के लौटने के कारण एयरपोर्ट पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से भरा पड़ा था और 2-3 नेताओं के भी वहां पहुंचने की खबर थी। प्रेस, फोटोग्राफर वहां इकट्ठे हुए पड़े थे। हवलदार त्रिपाठी को तुरंत ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा दी गई। ऐसे में त्रिपाठी ने जानबूझकर चिल्लाकर विमान यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया। हवलदार त्रिपाठी के गिरफ्तार होने की बात सुनकर अधिकतर विमान यात्री गुस्से में भड़क उठे। त्रिपाठी को छोड़ देने के लिए कहने लगे। शोर शराबे में मामले ने काफी तूल पकड़ ली। विमान यात्रियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हवलदार त्रिपाठी ने उनकी जान बचाई है,
वही उन्हें बचाकर सही सलामत वापस लाया है। उसी ने खूंखार आतंक के पहाड़ से टकराकर उसके आदमियों को मारा, उसका ठिकाना भी तबाह किया। यानी कि हालात काफी हद तक त्रिपाठी की तरफ हो गए थे। विमान में मौजूद सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ने भी बीच में दखल दिया। नेता ने पुलिस वालों और प्रेस वालों को त्रिपाठी के हक में बयान दिया। हालातों को मद्देनजर रखते हुए त्रिपाठी को एहसास हो गया कि अगर वह थोड़ी सी समझदारी से काम ले तो हर तरह से खतरे से खुद को बचा सकता है। ऐसे में दीपा हवलदार त्रिपाठी के कहे मुताबिक चुपचाप यात्रियों में शामिल होकर एयरपोर्ट से निकल गई थी। भीम सिंह भी निकल गया। हल्दीराम और पार्वती को वहां से निकलने में कोई दिक्कत नहीं आई। ढेर सारे शोर शराबे के दौरान जब विमान से सबका सामान लाया गया तो जैसे तैसे हल्दीराम सोने से भरे सूटकेसों के साथ वहां से निकल गया। एयरपोर्ट पर हुए हंगामे के दौरान त्रिपाठी के बारे में यह फैसला हुआ कि उसे हथकड़ी लगाकर नहीं ले जाया जाएगा। किसी प्रकार की सख्ती नहीं की जाएगी, आराम से बात की जाएगी और बात के दौरान प्रेस वाले वहां मौजूद रहेंगे। नेता ने कहा कि हवलदार त्रिपाठी के संबंध में होने वाली हर कार्रवाई की रिपोर्ट उसे बराबर दी जाए। कुछ विमान यात्री जो कि रसूख रखते थे, उन्होंने भी कहा कि वह त्रिपाठी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर उसे किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो वो सख्त कदम उठाएंगे। इन सब हालातों के बाद पुलिस वाले त्रिपाठी के संबंध में कुछ ढीले हुए। बड़े अफसरों ने नेता और विमान यात्रियों से वायदा किया कि वह हवलदार त्रिपाठी को सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। बहरहाल हवलदार त्रिपाठी को लगने लगा कि अब उसके बचने के चांस काफी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि नेता तक उसको बचाने के ख्वाहिशमंद है। मनी मन उसने जगमोहन को धन्यवाद दिया कि उसके कारण ही उसके बचने का रास्ता निकल रहा है। आगे भी उसने जगमोहन के कहे मुताबिक ही काम करने का फैसला किया। त्रिपाठी को बिना हथकड़ी के सामान्य अवस्था में ले जाया गया। अगला दृश्य। हवलदार त्रिपाठी को पुलिस हेडक्वार्टर के खास कमरे में ले जाया गया। दूसरे हालातों में पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करते कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन इतना तो जाहिर था कि सख्ती से भरा बुरा सलूक तो अवश्य होता। परंतु प्रभावशाली नेता और रसूख रखने वाले कई विमान यात्रियों के बीच में आ जाने के कारण त्रिपाठी काफी हद तक सुरक्षित हो गया था। ऊपर से कई बड़ी अखबारों के रिपोर्टर वहां मौजूद थे, जो एयरपोर्ट पर तो त्रिपाठी का बयान नहीं ले पाए थे, परंतु अब त्रिपाठी का बयान नोट करने के ख्वाहिशमंद थे। हेडक्वार्टर के उस बड़े कमरे में काफी बड़ी गोल टेबल थी, जिसके आसपास करीब 20 कुर्सियां मौजूद थी। सारी कुर्सियां भरी पड़ी थी। 2-3 रिपोर्टरों को खाली कुर्सी नहीं मिली तो उनके बैठने के लिए अलग से कुर्सियां मंगवा दी गई थी। इस वक्त वहां पर 3 पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, 4 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, करीब 6 पुलिस इंस्पेक्टर वहां थे। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया और सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव भी वहीं थे। एयरपोर्ट पर से ही 2 छुटभइये नेता पब्लिसिटी पाने की चाहत में इस मामले में अपना पूरा दखल देने के लिए और शोर शराबा डालने के लिए वहां मौजूद थे। दोनों नेताओं को प्रेस रिपोर्टर कल के अखबारों में मसाला लगाकर छापें और पब्लिक को उन नेताओं की अहमियत का एहसास हो। हवलदार त्रिपाठी को ऐसी कुर्सी पर बिठाया गया था कि सब उसे देख सकें और उससे बात कर सकें। त्रिपाठी बेहद शांत स्थिर चित्त बैठा था। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी, कमिश्नर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पुलिस में होते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन में ही तुमने भारी तौर पर गैर कानूनी काम किया। डकैतों के साथी बनकर उन्हें पुलिस स्टेशन में लाए, उनका पूरा साथ दिया और बगल की इमारत से लगते बैंक से करोड़ों का सोना उड़ाकर तुम उनके साथ फरार हो गए। अगर प्लेन का हाईजैक नहीं होता तो तुम शायद हमारे हाथ ही नहीं लगते। लेकिन कौन कहता है कि मैंने ऐसा किया है? हवलदार त्रिपाठी ने शांत स्वर में कहा। तो क्या तुम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है? दूसरे पुलिस कमिश्नर ने कहा। सरासर गलत है, हवलदार त्रिपाठी ने बेहद शालीन मुस्कुराहट के साथ कहा। क्षण भर के लिए वहां चुप्पी छा गई। एक बार फिर कमिश्नर साहब ने कहा, लेकिन तुम्हारे थाने के इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया और सब इंस्पेक्टर यादव ऐसा कहते हैं, वो गलत कहते हैं। त्रिपाठी ने पूर्ववत लहजे में कहा, उन्हें भारी गलतफहमी हुई है। कमिश्नर साहब ने कालिया और यादव को देखा। इंस्पेक्टर कालिया,
सब इंस्पेक्टर यादव, आप दोनों ने हवलदार त्रिपाठी पर जो चार्ज लगाया है उसे साबित करें। कालिया और यादव की निगाहें मिली। तभी एक नेता हवलदार त्रिपाठी से बोला, तो क्या तुम अपने ऊपर लगे चार्ज से इनकार करते हो हवलदार त्रिपाठी? जी हां। तो असल बात क्या है? दूसरे नेता ने पूछा। कुछ ही देर में बताऊंगा, लेकिन अपने पर लगे इल्जाम की वजह मैं पहले जान लेना चाहता हूं। कमिश्नर साहब की इजाजत मिलने पर सब इंस्पेक्टर यादव खड़े होकर त्रिपाठी से बोला, मैं शुरू से शुरू करता हूं। तुमने कमरे बनवाने के लिए इंस्पेक्टर साहब को मजबूर किया और भगवान के लिए कोई भी गलत बात ना कही जाए, त्रिपाठी ने मुस्कुराकर कहा, जबकि उसका दिल ही जानता था कि उसकी क्या हालत हो रही थी। मैंने किसी को कमरे बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया कि पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े अहाते में रेस्ट रूम की जरूरत है। कमरे बनवाने की बात पिछले चंद महीनों से पुलिस स्टेशन में चल रही थी। कई बार इस मुद्दे पर बात की गई थी। इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात की सच्चाई जानी जा सकती है। इसी दौरान मुझे एक ठेकेदार मिला, प्रसाद सिंह नाम का, जिसने कहा कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। मेरे रिश्तेदारों के नाम भी बताए उसने। शक की कोई वजह नहीं थी कि मुझे लगता वो झूठ बोल रहा है। तभी मेरे दिमाग में आया कि पुलिस स्टेशन के कमरे बनवाने हैं, ठेकेदार पास में है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की, हाँ हो गई, काम शुरू हो गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि सारा काम मैंने अपनी देख रेख में करवाना है। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? इंस्पेक्टर कालिया ने सिर हिलाकर त्रिपाठी की बात पर सहमति जताई। सब इंस्पेक्टर यादव मन ही मन दांत पीस कर रह गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ठेकेदार ठेकेदार न होकर भारी डकैत है, और उसके मजदूर साथी मजदूर न होकर उसके साथी हैं, जो कि दिन में खुदाई कर रहे थे और रात में बैंक के साथ सटे कमरे की दीवार को धीरे धीरे तोड़ रहे थे ताकि वो बैंक में प्रवेश कर सके। मैं तो झूठ बोलता है ये, सब इंस्पेक्टर यादव ने कहा। क्या झूठ बोला है? त्रिपाठी ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम उन डकैतों के साथ मिले हुए थे। यादव का स्वर तेज हो गया। जब वो लोग सोना ले जाने की तैयारी में थे, तब तुम दोस्तों की तरह उनके पास खड़े थे। मेरे वहां पहुंचने पर तुम्हारे सामने ही उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कहो। आप ठीक कह रहे हैं, त्रिपाठी ने सिर हिलाकर कहा। बैंक में डकैती के समय पुलिस स्टेशन का अलार्म ना बजे, इसलिए तुमने इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस की दीवार पर लगा अलार्म ही वहां से हटा दिया। ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि डकैत हर समय पुलिस स्टेशन में ही रहते थे। ऐसे में उनमें से कोई भी ये काम कर सकता था। यादव इस बात का जवाब न दे सका और बोला, उस बात के लिए तुम क्या कहते हो हवलदार त्रिपाठी? जब डकैतों ने तुम्हारे सामने मुझे बेहोश किया और तुम शांत खड़े रहे, ये सब होते देखते रहे। यादव का स्वर तीखा था। आपने उस वक्त मेरे हाथ देखे थे? त्रिपाठी ने गंभीर स्वर में पूछा। हाथ? हाँ, मेरे हाथ देखे थे उस समय आपने? नहीं। यादव समझ नहीं पाया कि त्रिपाठी क्या कहना चाहता है। अगर देखे होते तो सारा मामला आपकी समझ में आसानी से आ जाता। हवलदार त्रिपाठी ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। मेरे हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। मेरी पीठ से रिवॉल्वर की नाल सटा रखी थी। दरअसल वो लोग अपनी सुरक्षा के नाते मुझे अपने साथ ले जा रहे थे कि अगर कहीं फंसते तो मेरी आड़ लेकर मेरे को आगे करके वो खुद को बचा सकें। वरना आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं डकैतों का साथी होता तो क्या हवलदार की वर्दी पहनकर उनके साथ प्लेन में उड़ने जाता? दूसरे कपड़े पहनकर प्लेन में ना जाता? वो लोग वर्दी में मुझे अपने साथ प्लेन में ले गए थे। मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि भाग सकूं या किसी को भी खतरे का इशारा कर सकूं। हर समय मेरी जान भारी खतरे में रही, और आप लोग हैं कि मुझ पर ही खामखा डकैतों का साथी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। सब त्रिपाठी को देख रहे थे। यादव की तीखी निगाह त्रिपाठी के चेहरे पर थी। मेरी जगह कोई और कमरे बनवाने के लिए ठेकेदार का इंतजाम करता और वो ठेकेदार डकैत होता, तो क्या इंतजाम करने वाले को डकैती का साथी, डकैतों का साथी समझ लिया जाता? त्रिपाठी ने यादव को घूर कर कहा। डकैत मेरा अपहरण करके ले गए थे और आप लोग मुझे डकैतों का साथी समझते रहे। ये तो खून जलाने वाली बात हो गई। मैं वहां आतंक के पहाड़ के कब्जे में फंसा, विमान यात्रियों को बचाने की खातिर जिंदगी और मौत के बीच में लटका रहा। अपनी हिम्मत और औकात के बाहर का काम किया मैंने। यात्रियों में से चंद हौसलामंद लोगों को साथ मिलाकर
आतंक के पहाड़ का मुकाबला किया, उसके ठिकाने पर मौजूद सब आतंकवादियों को खत्म किया, यात्रियों को वहां से बचाकर निकाल ले आया, बारूद लगाकर आतंक के पहाड़ का ठिकाना भी तबाह कर दिया। बस अफसोस रहा तो सिर्फ इस बात का कि आतंक के पहाड़ को शूट नहीं कर सका। कह नहीं सकता कि वो मर गया कि जिंदा है। मेरी बातें सच हैं कि झूठ, ये बात विमान यात्रियों से जानी जा सकती है। और आप लोग हैं कि मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हवलदार त्रिपाठी उसी अंदाज में बात कर रहा था जैसे कि जगमोहन ने उसे करने को कहा था। वहां मौजूद अखबार वाले उसके शब्दों को मशीनी गति से नोट कर रहे थे, अपने साथ टेप रिकॉर्डर में उसका बयान नोट कर रहे थे। त्रिपाठी की बात सुनने के बाद दोनों नेताओं को बोलने का मौका मिल गया। वो त्रिपाठी की तारीफ में बोले जा रहे थे, उसे ना सिर्फ छोड़ने बल्कि आतंक के पहाड़ जैसे खुंखार आतंकवादी से टकरा कर विमान यात्रियों को बचा लाने के एवज में उसे तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर बनाने को कहने लगे, ताकि दूसरे पुलिस वालों के मन में भी कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश पैदा हो। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव मन ही मन कलप रहा था कि वो इस बात को साबित नहीं कर पाया कि उसने डकैती में डकैतों का साथ दिया, जबकि वो बखूबी जानता था कि वो डकैतों का साथी रहा है। उसकी तरक्की की बात सुनकर तो यादव जल भुन उठा। उधर त्रिपाठी मन ही मन भगवान को याद करता हुआ सोच रहा था कि अगर वो बच गया तो फिर कभी भविष्य में बुरा काम नहीं करेगा, रिश्वत तक नहीं लेगा। नोट खाने की बुरी आदत के कारण उसे कितने खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा है, ये वही जानता था। वहां पर बहस और किसी नतीजे पर पहुंचने का माहौल काफी गर्म हो रहा था। नेता, प्रेस वाले और काफी हद तक पुलिस वाले भी त्रिपाठी के हक में रहे, क्योंकि विमान यात्रियों का बयान त्रिपाठी के बारे में वो एयरपोर्ट पर ही सुन चुके थे। अगला दृश्य। हवलदार त्रिपाठी 2 दिन पुलिस हेडक्वार्टर में ही नजरबंद रहा, और इन 2 दिनों में त्रिपाठी को लेकर काफी हो हल्ला हुआ। कई विमान यात्रियों के बयान अखबारों में छपे जो कि त्रिपाठी की फेवर में ही थे। त्रिपाठी अखबारों में हीरो बना हुआ था कि उसने अपनी जान पर खेलकर आतंक के पहाड़ का मुकाबला करके विमान यात्रियों को बचाया। उस नेता का बयान भी त्रिपाठी के हक में ही था। इन 2 दिनों के दौरान पुलिस के बड़े बड़े अफसर अपनी तसल्ली के लिए बार बार पूछताछ करते रहे। प्रेस वाले भी त्रिपाठी से मिलते रहे। पूछने पर त्रिपाठी ने डकैतों के बारे में बताया कि वो वापसी पर विमान से पैराशूट से पूछने पर त्रिपाठी ने डकैतों के बारे में बताया कि वो वापसी पर विमान से पैराशूट से कूद गए थे। डकैती का सोना कहाँ है, इस बारे में त्रिपाठी ने यही कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर 2 दिन बाद ऊपर से त्रिपाठी के लिए ऑर्डर आए कि उसने अपनी जान पर खेलकर अपने फर्ज को बखूबी पूरा किया है। त्रिपाठी देश का सच्चा सपूत है, इसलिए त्रिपाठी पर लगे सब गलत चार्ज समाप्त करके उसे तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। हवलदार त्रिपाठी की वाहवाही अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपी। हवलदार त्रिपाठी ढेर सारी बधाइयां लेने के पश्चात शान से पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो बच निकला है। खुली हवा में आकर उसने चैन की सांस ली और मन ही मन जगमोहन को धन्यवाद दिया, जिसने कि उसे बचने का रास्ता बताया था। साथ ही मन में उसने कानों को हाथ लगाकर वैष्णो माता की कसम खाकर इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा की कि बेशक कुछ भी हो जाए, भविष्य में कभी 2 पैसे की भी रिश्वत नहीं लेगा। साथ ही वो इस बात को हजम करने की चेष्टा कर रहा था कि वो सब इंस्पेक्टर बन गया है। कहां वो जान बचाने की फिराक में था और कहां आनंद फानंद तरक्की भी हासिल हो गई। वाह भगवान, त्रिपाठी बड़बड़ा उठा, तू कैसे कैसे रंग दिखाता है। अगला दृश्य। हवलदार त्रिपाठी ने अपने घर में प्रवेश किया तो दीपा खिल उठी। बधाई हो त्रिपाठी जी, आज हवलदार से इंस्पेक्टर बन। चुप, त्रिपाठी दांत भींचकर गुर्राया। दीपा ने हड़बड़ाकर होंठ बंद कर लिए। ज्यादा त्रिपाठी जी मत किया कर, हवलदार त्रिपाठी गुस्से से बोला। तेरे कारण ही मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तो मुझे देवराज चौहान का साथ देने को मजबूर न करती तो मैंने किसी भी सूरत में ये सब नहीं करना था।
तेरे कारण मैं मरते मरते बचाऊं? आप ठीक कहते हैं त्रिपाठी जी, दीपा ने मुंह लटका कर कहा। मैं खुद भी कई बार ये बात सोच चुकी हूं। और आप 2 दिन पुलिस हेडक्वार्टर में रहे, इधर मेरी जान सूखती रही। त्रिपाठी ने दांत भींचकर दीपा को घूरा। तू अपनी जान मत सुखाया कर। मैं तेरे को और तेरी जान को अच्छी तरह जान गया हूं कि तू कैसी खोपड़ी की औरत है। आज के बाद सिर्फ अपने घर के कामों में ही दखल देना। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। हवा का रुख बदला देख दीपा ने तुरंत कहा। और अब एक बात आप भी दिमाग में बिठा लीजिए त्रिपाठी जी, कि ज्यादा बड़ी रिश्वत लेनी बंद कर दीजिए। छोटी छोटी से ही काम चला। त्रिपाठी के चेहरे पर छाए भावों को देखते ही दीपा खामोश हो गई। त्रिपाठी दांत भींचकर खा जाने वाली निगाहों से दीपा को घूर रहा था। मुझसे कोई गलती हो गई त्रिपाठी जी। अगर आज के बाद तूने रिश्वत का नाम लिया तो डंडे मारकर तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। यह एक शरीफ इंसान का घर है, रिश्वतखोर का घर नहीं है। पीछे जो होता रहा है उसे भूल जा। अब फटी साड़ी मिले या फटा सूट, तुझे वही पहनना है। और ये अपने गले के बटन बंद कर। मैं तेरा आदमी हूं, पड़ोसी नहीं जिसे तू रिझाने पर लगी हुई है। अब मैं तेरे खुले बटनों के चक्कर में फंसने वाला नहीं। अगला दृश्य। बंबई पहुंचकर देवराज चांद सबसे पहले थापर से मिला। देवराज चांद की बात सुनकर थापर जोरों से चौंका। ओह! थापर के होंठों से चिंता से भरी सांस निकली। गजाला तुम्हें अपनी प्रयोगशाला में ले गई थी? हाँ, वो बहुत ज्यादा तरक्की पर है। देवराज चांद ने होंठ भींचकर कहा। इस वक्त भी वो चाहे तो दुनिया को तबाही बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर सकती है। वो इस बारे में पूरे तौर पर पागल हुई पड़ी है कि उसे हर हाल में दुनिया को जीत कर ही रहना है। थापर का चेहरा कठोर हो गया। काश हम गजाला को खत्म कर सकते। नहीं, हम गजाला की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। उसे छू भी नहीं सकते। उसके शरीर के गिर्द ऐसी खतरनाक किरणों का घेरा रहता है कि कोई भी चीज उसे छू नहीं सकती। उसे पकड़ने की चेष्टा की जाए तो शरीर को झटका लगेगा और दूर जा गिरेगा। सिंगापुर में गजाला से टकराव के दौरान ये सब मैं भुगत चुका हूं। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। थापर देवराज चांद को देखता रहा। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मैंने गजाला को समझाने की चेष्टा की, बेकार है। थापर देवराज चांद की बात काटकर बोला। तुम थापर देवराज चांद की बात काटकर बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूं। वो मुझे पाना चाहती है क्योंकि मन ही मन मुझे ही अपना सब कुछ मानती है। मैं ही वो पहला और आखिरी इंसान हूं जिसने बदला लेने के खातिर क्रोध में ही सही, लेकिन उसके शरीर का इस्तेमाल किया था। इसलिए अब गजाला मुझे अपना बनाना चाहती है। विश्व जीतने के उसके पागलपन से भरे ख्याल के बारे में जानकर मैंने उससे कहा कि अगर वो अपना खतरनाक इरादा छोड़ दे तो मैं उससे शादी कर सकता हूं। लेकिन वो ना तो अपना काम छोड़ना चाहती है और ना ही मुझे। जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी कैसे मान जाती? देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। लेकिन उसे रोकना होगा था, पर कैसे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन गजाला के दुनिया को तबाही की तरफ बढ़ते कदमों को रोकना होगा, वरना पूरी धरती जैसे लाशों से भर जाएगी। गजाला पागल हुई पड़ी है। थापर ने बेचैनी से पहलू बदला। यह आसान काम नहीं है। मैं जानता हूं, तभी तो कह रहा हूं कि कुछ करो। गजाला के कदमों को रोको। वो तुम्हें अपनाना चाहती है, दिल ही दिल में तुम्हारी इज्जत करती है। एक बार फिर कोशिश करो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। थापर ने गहरी सांस लेते हुए ना में सिर हिलाया। नहीं देवराज चौहान, मैं गजाला को समझा समझा कर थक चुका हूं। थापर ने कहा और 2 पल सोचकर बोला। तुम्हें नहीं मालूम हो सका कि गजाला ने प्रयोगशाला कहां पर स्थापित कर रखी है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि गजाला कितनी खतरनाक और चालाक है। उसने तो मुझे यह भी बताने से इनकार कर दिया कि प्रयोगशाला जमीन पर है कि आसमान में। थापर ने बेचैनी से पहलू बदला।
गजाला से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए तुम भी तो प्रयोगशाला स्थापित कर रहे थे। हाँ। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी कोशिश? प्रयोगशाला तैयार है, उसमें काम शुरू होना बाकी है। देवराज चांद कश लेकर बोला। अब मैं जल्दी ही काम शुरू करवा दूंगा। जगमोहन और नगीना को दुनिया भर के खास वैज्ञानिकों को इकट्ठा करने के काम पर लगा दूंगा। वो दौलत के लिए प्रयोगशाला में काम करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती करेंगे। जैसे भी हो, हर हालत में काम करेंगे, क्योंकि गजाला जैसे खतरे को मैंने हमेशा के लिए खत्म करना है। वैज्ञानिकों को इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम है, वो मैं जानता हूं, लेकिन जैसे भी हो, काम तो ये करना ही है, हर हाल में करना है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस काम में मैं जगमोहन और नगीना का साथ देना चाहता हूं। क्षण भर सोचकर देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मुझे कोई एतराज नहीं। जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। मैं इस दौरान अगर गजाला तुम्हारे पास आए तो उसे समझाने की चेष्टा करना, शायद कोई फायदा नहीं। फिर भी कोशिश करते रहने में क्या हर्ज है? थापर सोच भरे चेहरे से देवराज चांद को देखता रहा। मेरे ख्याल में वो जल्द ही तुमसे मिलने आएगी। थापर ने हौले से सिर हिलाया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आतंक के पहाड़ नाम का खूंखार आतंकवादी दरअसल गजाला का आदमी होगा। हिंदुस्तान में उसने आतंक की भरपूर लहर दौड़ा रखी थी। वही आतंक का पहाड़ गजाला के मुताबिक इस वक्त बंबई में है, और शिकस्त का बदला वो मेरी जान लेकर लेना चाहता है। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। ओह, तुम जरा सतर्क रहना। देवराज चौहान होठों पर मुस्कान लिए उठ खड़ा हुआ। एक बात तुमने आज तक नहीं बताई, थापर बोला। क्या? तुमने अपनी प्रयोगशाला कहां बनाई है? बहुत जल्द जान जाओगे, थापर, देवराज चांद ने मुस्कुराकर कहा। प्रयोगशाला पर काम शुरू हो लेने दो। लगता है अभी बताने में हर्ज है, थापर हंसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बताने पर तुम समझ नहीं सकोगे कि प्रयोगशाला कहां पर है। जब तुम्हें साथ ले जाकर दिखाई जाएगी तभी तुम समझ पाओगे। देवराज चांद ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं चलता हूं थापर, वक्त आने पर जगमोहन तुमसे मिलेगा। थापर ने सिर हिलाया। देवराज चांद बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान थापर के ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलकर 2 कदम ही बड़ा होगा कि एकाएक ठिठका। अगले ही पल होंठ सिकुड़ गए, दांत भिज गए। करीब 15 गज दूर खड़ी कार में से गन की बैरल झांक रही थी, जिसका रुख उसकी तरफ था। अगले ही पल देवराज चांद की निगाह तेजी से हर तरफ घूमती चली गई। एक कार और नजर आई, जिसमें से झांकती बैरल का रुख भी उसकी तरफ ही था। देवराज चांद फौरन समझ गया कि उसे घेर लिया गया है। वो खुले में था और बचने की किसी प्रकार की चेष्टा खतरनाक साबित हो सकती थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, परंतु किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। गन थामने वाले चेहरे कार के भीतर थे। वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना तो देवराज चांद समझ ही चुका था कि यह घेरा आतंक के पहाड़ का है। आतंक के पहाड़ को गजाला ने बता दिया होगा कि वो दिल्ली से आएगा। उसके इंतजार में आतंक के पहाड़ ने अपने आदमी एयरपोर्ट पर लगा दिए होंगे, और जब वो एयरपोर्ट से निकलकर थापर तक पहुंचा होगा तो वो पीछे लग गए होंगे, और अब मौका मिलते ही उसका घेराव कर लिया। देवराज चांद दांत भींचे बारी बारी दोनों तरफ देखे जा रहा था। वो जानता था कि अगर इस वक्त जरा भी हिलने की चेष्टा की तो जाने कितनी गोलियां उस पर चल जाएं। देवराज चांद अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। वो जानता था कारों से झांकती गनों की नालें कभी भी गोलियां उगलनी शुरू कर सकती हैं। जेब में मौजूद रिवॉल्वर का एहसास उसे बराबर हो रहा था। ठीक उसी पल पीछे से रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर पर आ लगी। देवराज चौहान की आंखों में क्रूरता उभरी। उसने पलटना चाहा कि खूंखारता से भरा स्वर उसके कानों से जा टकराया। हिलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खड़े रहो। देवराज चांद का हरकत करता शरीर थम गया। कौन हो तुम लोग? वो गने नजर आ रही हैं जिनका रुख तुम्हारी तरफ है? पूर्वत लहजे में पुनः पूछा गया। हाँ, देवराज चांद ने होंठ भींचकर कहा। बहुत तेज नजर रखते हो देवराज चौहान। वो क्रूरता भरी हंसी हंसा। कौन हो तुम और ये सब है क्या?
ये तुम्हारी मौत के शुरुआती नजारे हैं, उसने मौत भरे स्वर में कहा। आतंक के पहाड़ को 4 दिनों में भूले तो नहीं होगे? सब ठीक तरह से याद है ना? देवराज चांद के जबड़ों में कसाव आ गया। आतंक का पहाड़ बेताबी से तुम आतंक का पहाड़ बेताबी से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। उसने तुम्हें लाने के लिए हमें भेजा है। यह भी कहा है कि अगर तुम आने में नखरे दिखाओ तो तुम्हें खत्म कर दें। बोलो, क्या इरादा है? देवराज चांद की आंखों में मौत के भाव नाच रहे थे। चलो, देवराज चांद ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। तुम्हें मालूम है, रिवॉल्वर पीठ पर सटाए वह हंसा, आतंक का पहाड़ तुम्हारी जान ले लेगा। मालूम है? फिर तो हिम्मत है तुम्हारी जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए हो, उसने कड़वे स्वर में कहा। खैर, बोलो, कौन सी कार में बैठकर जाना पसंद करोगे, दाएं वाली या बाएं वाली? देवराज चांद कुछ नहीं बोला, खतरनाक मुद्रा में खड़ा रहा। आगे बढ़ो, नीली वाली कार ठीक है, वो करीब है, चलो। उसने रिवॉल्वर की नाल का दबाव देवराज चांद की कमर पर बढ़ाकर उसे कार की तरफ धकेलने की चेष्टा की। हालातों को देखते हुए देवराज चांद कार की तरफ बढ़ा। उसने रिवॉल्वर से इस तरह देवराज चांद को कवर कर रखा था कि किसी को ऐसा कुछ होने का आभास ना हो सके। दो चार को हुआ भी होगा तो वो मुंह फेर कर आगे बढ़ गए होंगे। देवराज चांद अभी कार से चंद कदम दूर ही था कि एकाएक उसे कवर करने वाले व्यक्ति की टांग उससे टकराई और लड़खड़ाकर वो नीचे गिर गया। देवराज चांद तुरंत घूमा। उसे कवर करने वाले के सिर में गोली लगी थी और वो मर चुका था। देवराज चांद के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने एक बात के अलावा और कुछ भी सोचने की चेष्टा नहीं की कि दो गनों का रुख उसकी तरफ है। देवराज चांद ने तुरंत खुद को नीचे गिराया और पड़ी लाश को इस तरह सामने कर लिया कि उस पर फायर हो तो बचा रहे और सारी गोलियां लाश को ही लगे। इसके साथ ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। देवराज चांद को यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसे कवर करने वाले को किसने शूट किया। तभी ढेर सारी गोलियां उसकी तरफ लपकी। वातावरण फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। सारी गोलियां लाश के बदन में जा धसी। देवराज चौहान बच गया। फायरिंग की आवाज से आसपास जाते लोगों में भगदड़ मच गई। उसी पल देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर सीधी की और एक तरफ नजर आ रही कार की पिछली सीट की तरफ गोली चला दी। अगले ही पल कार के भीतर से चीख गूंजी और खिड़की से झांकती गन की बैरल हट गई। उसी पल कार को तीव उसी पल कार तीव्र झटके से आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने खुद को लाश की ओट में रखे दूसरी कार पर फायर झोंक दिया। दूसरी कार की खुली खिड़की के आधा बाहर एक आदमी का खून से सना चेहरा नजर आ रहा था। किसी ने उसे गोली मार दी थी। ये सब देखकर कई लोगों की चीखें निकल गई। फिर देखते ही देखते वो कार भी स्टार्ट हुई और तूफानी गति से दौड़ती चली गई। कोई खतरा न पाकर देवराज चौहान उठा। अब यहां ठहरना ठीक नहीं था। फायरिंग की आवाज गूंज चुकी थी। पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती थी। देवराज चौहान जल्दी से उठा। रिवॉल्वर उसके हाथ में ही थी। एकाएक उसकी निगाह घूमती हुई उस इमारत की तीसरी मंजिल की एक खिड़की की तरफ घूमती चली गई। वहां पर उसे साइलेंसर लगी टेलीस्कोप गन सहित थापर नजर आया। देवराज चौहान समझ गया कि उसकी सहायता करने वाला थापर है। अगले ही पल देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और लगभग दौड़ने के अंदाज में वहां से आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान उस जगह से फौरन दूर हो जाना चाहता था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। वो किसी भी स्थिति में पुलिस से टकराने के हक में नहीं था। पुलिस वालों पर गोली चलाने से उसे सख्त परहेज था। आज तक उसने ऐसा नहीं किया था और अब भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अगला दृश्य। बेल बजी। दीपा त्रिपाठी बाथरूम में कपड़े धोने पर लगी थी और साथ ही साथ अपनी किस्मत को कोस रही थी कि लाख कोशिश के बाद भी डकैती की दौलत में से कुछ भी नहीं मिल सका। बेल पुनः बजी। हवलदार त्रिपाठी, जो कि कुछ ही देर पहले सब इंस्पेक्टर की वर्दी में बन ठन कर पुलिस स्टेशन गया था, सोचा वही आया होगा। साबुन वाले हाथ धोकर आगे बढ़ी और सिटकनी हटाकर दरवाजा खोला। सामने बड़ा सा सूटकेस थामे हल्दीराम खड़ा था। तुम? दीपा के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली लगाई। अंदर आ जाऊं? आ जाओ।
दीपा पीछे हटते हुए असमंजसता भरे अंदाज में बोली। हल्दीराम ने भीतर आकर वो भारी सूटकेस नीचे रखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपा त्रिपाठी ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। सोना देने। गोल्ड। गोल्ड? दीपा चौंकी। हाँ, प्लेन में ही सब बातें तय हो गई थी। 2 करोड़ का सोना मैंने त्रिपाठी को देना था। दीपा की निगाह फौरन सूटकेस की तरफ गई। इसमें सोना है? दीपा के होंठों से फटाफटा स्वर निकला। हाँ, 2 करोड़ का। दीपा का गला सूखने लगा। मुंह से कोई बोल न फूटा। त्रिपाठी को दे देना। हल्दीराम ने मूंछों पर उंगली लगाई। मेरा सलाम भी कह देना। दीपा ने सिर हिलाया। चलता हूं, हल्दीराम ने कहा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। दीपा ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और दरवाजे से पीठ टिकाकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 किलोमीटर दौड़ कर आई हो। चेहरा काफी हद तक फक पड़ गया था। सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए वो एकटक सूटकेस को देखे जा रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई उस पर नजर न रख रहा हो, उसका पीछा ना किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगमोहन और नगीना बंगले पर ही थे। देवराज चौहान ने नहा धोकर कपड़े बदले, फिर कॉफी के दौरान जगमोहन और नगीना से बात की। वो नहीं समझ पा रहे थे कि देवराज चौहान 4-5 दिन कहाँ रहा। देवराज चौहान ने सोच में डूबे गजाला से संबंधित सारी बातें बताई। सुनकर दोनों बेचैन परेशान हो उठे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आतंक का पहाड़ गजाला का आदमी होगा, नगीना के होंठों से निकला। मतलब कि गजाला कभी भी दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा सकती है। देवराज चांद ने हौले से सहमति भरे इस भाव में सिर हिलाया। और जब गजाला ऐसा कुछ करने पर आएगी तो बहुत कुछ तबाह कर देगी, क्योंकि उसकी शक्तियों की काट विश्व में किसी के पास नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन यह सोचकर खामोश तो बैठा नहीं जा सकता, जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। मैंने कब कहा है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठो, देवराज चौहान बोला। हमारी प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है। टापू पर एक चक्कर लगा आना। फुर्सत मिलने पर मैं भी वहां आ जाऊंगा और नगीना के साथ मिलकर प्रयोगशाला के काम शुरू कर दो। ताकि काम कैसे शुरू होगा? अपने काम के वैज्ञानिकों को कैसे कैसे इकट्ठा करना, वही मैं कह रहा हूं, देवराज चांद ने जगमोहन की बात काटकर कहा। तुम नगीना के साथ मिलकर अपने काम के वैज्ञानिक देश विदेश से इकट्ठा करो। थापर भी इस काम में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। जो प्यार से दौलत के लालच से माने तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती उठाकर उसे प्रयोगशाला में पहुंचा दो। यह हमारी मजबूरी है कि कई वैज्ञानिकों के साथ हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमें 10-20-50 वैज्ञानिकों के साथ की गई जबरदस्ती को नहीं देखना है, बल्कि गजाला को देखना है, जो मानवता के साथ खून का नंगा नाच खेलने जा रही है। जगमोहन और नगीना की गंभीर निगाहें देवराज चौहान के कठोर चेहरे पर थी। उनके बीच खतरनाक सन्नाटा फैला हुआ था। तुम दोनों प्रयोगशाला का काम देखोगे, मैं प्रयोगशाला के लिए। हम लोगों को अपना काम बहुत तेजी से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि गजाला वक्त से पहले ही मैदान में आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो सोच ही सकते हो कि क्या होगा। लेकिन गजाला की ताकत तक पहुंचने के बर लेकिन गजाला की ताकत के बराबर तक पहुंचने के लिए तो हमें वक्त लगेगा, वो देवराज चांद ने नगीना की बात काटकर कहा। मैं जानता हूं कि गजाला की ताकत के बराबर पहुंचने में हमें काफी वक्त लगेगा। जो ताकत उसने बरसों में हासिल की है, वो हम 1 बरस में हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इतनी ताकत तो हासिल कर ही सकते हैं कि गजाला को मात दी जा सके। हमने विश्व को जीतने के लिए ताकत हासिल करनी है। बेशक हम गजाला पर वार न कर सकें, लेकिन उसके वारों से खुद को बचा लें तो इसी में हमारी जीत होगी। ऐसे में हम उसे मनमानी करने से रोक सकते हैं। ठीक कहते हो, जगमोहन ने सिर हिलाया। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, ना ही वक्त बर्बाद करना चाहिए, नगीना ने दांत भींचकर दृढ़ता भरे शब्दों में कहा। हमें तुरंत वैज्ञानिक इकट्ठे इकट्ठे कर कर प्रयोगशाला का काम शुरू कर देना चाहिए।
देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। मैंने तुम्हें दुनिया भर के उन वैज्ञानिकों की लिस्ट दे रखी है जो हमारे काम के हैं। हाँ। जगमोहन ने सिर हिलाया। एकाएक देवराज चांद के चेहरे पर सख्ती नाच उठी। उन सब वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में पहुंचाकर उनसे काम लेना शुरू करो। उनके साथ बेशक सख्ती करनी पड़े, इस बात की परवाह मत करना। गजाला पूरी दुनिया को खतरे में डालने जा रही है। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए कुछ एक वैज्ञानिकों के साथ हमें सख्ती भी करनी पड़े तो वो गलत नहीं होगा। हम कल से ही इस काम पर लग जाएंगे, नगीना ने दृढ़ स्वर में कहा। जब भी जरूरत पड़े थापर को साथ ले लेना। देवराज चांद चाय का प्याला समाप्त करके उठता हुआ बोला। और वैज्ञानिकों को इकट्ठा करने का काम बेहद सावधानी से करना। कहीं ऐसा ना हो कि इस बात की भनक गजाला को पड़ जाए और वो वक्त से पहले सावधान हो जाए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जगमोहन बोला। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? दूसरे बंगले पर। क्यों? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। आतंक का पहाड़ अपने ठिकाने से बच निकला है। गजाला ने उसे बचा लिया था और इस वक्त वो बंबई में ही है। अपनी हार के बदले वो मेरी जान लेना चाहता है। कुछ देर पहले उसके आदमियों ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैं बच गया। वह मुझे आतंक के पहाड़ के पास ले जाना चाहते थे। स्पष्ट है कि आतंक के पहाड़ के आदमी मेरी तलाश कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहता कि तलाश के दौरान उन्हें इस बंगले की भनक मिले। इसलिए जब तक आतंक के पहाड़, मेरा दूसरे बंगले में ही रहना ही ठीक है। देवराज चांद ने दांत भींचकर कहा। अगला दृश्य। हवलदार त्रिपाठी यानी कि सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी, यानी सब इंस्पेक्टर सुंदर सिंह त्रिपाठी तरक्की पाने के बाद पुराने वाले पुलिस स्टेशन में ही था। एक दो दिन में ही उसे दूसरे थाने में भेज दिया जाना था। सब इंस्पेक्टर की वर्दी बदन पर पहनने के बाद उसकी छाती जैसे डबल चौड़ी हो गई थी। पुलिस स्टेशन में उसकी इज्जत पहले से 6 गुना बढ़ गई थी। फुर्सत मिलते ही वो वर्दी को छू कर देखने लगता था। क्योंकि आज सब इंस्पेक्टर बने पहला दिन ड्यूटी पर था, इसलिए उसने कोई खास काम नहीं किया था, ना ही कोई खास मामला आया था। दोपहर हो रही थी और वह सुबह से सब इंस्पेक्टर बनने के बधाइयां लेता जा रहा था। जब पुलिस वालों को फुर्सत मिलती तो वो पास आकर आतंक के पहाड़ के बारे में पूछने लगते कि उसके ठिकाने पर उसने कैसे कैसे क्या क्या किया। जवाब में त्रिपाठी छाती चौड़ी करके उन्हें ऐसे हवाई किस्से सुनाने लगता कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता। बहरहाल दोपहर हो रही थी, लंच का वक्त था। त्रिपाठी को भूख सी लग रही थी। वो कुछ खाने के लिए उठने ही वाला था कि सब इंस्पेक्टर यादव ने भीतर प्रवेश किया। सुबह से यादव अब ड्यूटी पर आया था। त्रिपाठी को सब इंस्पेक्टर की वर्दी में बैठे देखकर यादव ने उखड़ी निगाहों से उसे घूरा। जवाब में त्रिपाठी दांत दिखाकर ढीठता से मुस्कुराया। हेलो यादव साहब, त्रिपाठी ने मुस्कुराकर कहा। यादव ने सख्त निगाहों से उसे देखा। त्रिपाठी उठा और आगे बढ़कर यादव के करीब मौजूद कुर्सी पर जा बैठा। तुम बात करने की तमीज भी भूल गए? पहले सर कहते थे और अब हम बराबर के हो गए हैं यादव। पहले मैं हवलदार था और अब सब इंस्पेक्टर, तुम्हारी तरह। तुम कहते थे ना कि तरक्की करूं, कोई कारनामा करूं। देख लो कारनामा कर दिया। कोई कारनामा करूं, देख लो कारनामा कर दिया, तरक्की मिल गई। यादव उसे घूरने लगा। ऐसे मत देखो यादव, त्रिपाठी मुस्कुराया। वो जो तुमने उस दिन मुझे फंसाने की चेष्टा की थी, उस बात का मैंने जरा भी बुरा नहीं माना। दरअसल तब तुमने जो किया, जो कहा, तुम्हारी निगाहों में तो वही ठीक था। तुम असलियत नहीं जानते थे, गुमराह हुए पड़े थे। ऐसे में तो गुमराह, यादव ने दांत खींचे। हाँ तभी तो त्रिपाठी, तुम डकैतों के साथ मिले हुए थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। धीरे बोलो, त्रिपाठी सकपकाया। सबको क्यों सुना रहे हो, यहां पब्लिक भी है। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि तुम बच गए, वरना इस समय जेल में बैठे होते। त्रिपाठी ने हड़बड़ाए अंदाज में जल्दी से कान में उंगली डालकर हिलाई। यादव, त्रिपाठी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सच कहता हूं, वो मेरा अपहरण करके ले गए नहीं। तुम जबरदस्ती उनकी गोदी में बैठकर गए थे। यादव ने दांत भींचकर अपने शब्दों पर जोर दिया।
वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो इतना खतरनाक कदम उठा। रहने दो, रहने दो, तुम्हें तो समझाना भी बेकार है। त्रिपाठी ने गहरी सांस लेकर कहा, लंच किया? नहीं। आओ लंच करके आते हैं। पहले हाँ बोलो कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। यादव ने दांत भींचकर कहा। कैसे कह दूं कि सही है? तुम मेरी शराफत पर शक कर रहे हो। शराफत? यादव कड़वे स्वर में बोला। तुम्हारी शराफत से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। त्रिपाठी यादव को घूरने लगा। चलो एक बात तो बता दो। क्या? आतंक के पहाड़ का ठिकाना किसने तबाह किया? मैंने? नहीं। तुम्हारे में सिर्फ रिश्वत का माल हजम करने की काबिलियत है, और कुछ नहीं कर सकते तुम। त्रिपाठी ने आसपास देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, देवराज चौहान ने। यादव के चेहरे पर जहरीले भाव फैल गए। मुझे पहले ही पता था कि तुम सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने के काबिल नहीं हो। क्या कहते हो? वर्दी में तो मैं बहुत जच रहा हूं, देख नहीं रहे? त्रिपाठी, यादव ने कड़वे स्वर में कहा, देखना, तुम किसी दिन बहुत बुरे फंसोगे। नहीं फंसूंगा। जब फंसोगे तब पूछूंगा तुमसे कि अब मैंने गलत काम करने बंद कर दिए हैं, रिश्वत वगैरह से दूर रहने का फैसला कर लिया है। ये 2 दिन का जोश बोल रहा है बेटे। अभी सेठ सोहनलाल आएगा तो इशारा करेगा सामने वाली चाय की दुकान पर जाने को। वहां जाकर उससे माल झाड़ोगे। नहीं। त्रिपाठी ने सिर हिलाया। अब की बार सेठ आएगा तो उसको इशारा कर दूंगा कि जो देना है तुम्हें दे जाए। ऐसा करना ही ठीक होगा। यादव ने आंखें सिकोड़ कर देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ों के सोने में से 1-2 करोड़ का सोना बतौर हिस्सा तुम्हें मिल गया हो? राम का नाम लो। मैंने तो सोने के दर्शन भी नहीं किए। दरअसल मैंने रिश्वत लेना छोड़ दिया है, क्योंकि रिश्वत ऐसा जहर है जो कभी ना कभी इंसान को ले डूबता है। मुझे इस बात का तो एहसास हो गया है। मेरी मानो यादव, तुम भी रिश्वत लेना बंद कर दो, नहीं तो बुरे फंसोगे। ये शब्द त्रिपाठी ने कुछ ऊंचे कहे। यादव ने सक पकाकर वहां मौजूद लोगों को देखा। धीरे बोलो, गला क्यों फाड़ रहे हो? ओह, कहते कहते मुंह जरा ज्यादा खुल गया था। अब ध्यान रखूंगा। त्रिपाठी मुस्कुराया। तुम्हें बहुत हवा लग गई है। थोड़ी बहुत लगी है। 3 दिन अखबारों में मेरी तस्वीर छपती रही है, मेरा जिक्र होता रहा है। ऐसे में थोड़ी बहुत तो छाती चौड़ी हो ही जाती है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। और चुप रहो। मैं जानता हूं नाम रोशन करने के लिए तुम रोशनी कहां से लाए थे। तुम तो ऐसे ही उखड़ी उखड़ी बातें करते रहोगे। आओ लंच के लिए चलें। मैं तुम्हें तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। यादव ने तीखे स्वर में कहा। मर्जी तुम्हारी। त्रिपाठी ने उठते हुए मुस्कुराकर कहा और सीटी बजाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। झल्लाहट में सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव के दांत भिजे हुए थे। चलिए दोस्तों, यही रोकता हूं मैं अभी। इनके डायलॉग मतलब मुझे ना, सच में सोच कर देखिए कि एक आदमी जिसने एक मतलब लेस करप्ट अफसर, शरीफ आदमी, और एक त्रिपाठी जैसा, और वो उसे समझा रहा है, और बीच ऑफिस में कह रहा है कि तुम्हें भी रिश्वत लेनी कम कर देनी चाहिए। ऊंचे स्वर में बोल रहा है। खैर, काफी अच्छी कहानी है ये वाला पार्ट जो था ना, 7वां, ये अच्छा लगा मुझे पढ़ने में। मतलब 2 बारी तो हंसी छूट गई मेरी। आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। मैं मुझे पढ़ने में कुछ ज्यादा मजा आने लगता है, मुझे सामने सीन दिखने लगते हैं कह लो। तो मुझे लगा कि जैसे मैं सीन देख रहा हूँ, इसलिए हंसी निकल गई। खैर, अच्छा दोस्तों, आप में से केवल एक हमारे सनातन भाई ने ही लिखा था, सरप्राइज पसंद आया। लगता है कि किसी को या मेरी बात को किसी ने लिया नहीं होगा, या फिर हो सकता है वो स्किप कर दिया हो।
वो डायलॉग सुने ही ना हो जो मैंने लास्ट में बोले थे, तो इसलिए किसी को पता ही ना लगा कि यार ये तो सरप्राइज एपिसोड था जो आया है, आना चाहिए नहीं था। और उन्हें लगा होगा अच्छा रोज शाम को तो आ ही जाता है एक एपिसोड, इस बारी भी आ गया होगा। कोई बात नहीं, आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यही कह सकता हूँ। बस ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे ना दोस्तों सब्सक्राइबर्स की भूख क्यों है, मतलब होती तो सबको ही है ना, मुझे इसलिए कि यार हमारे जो सुनने वाले हैं, इस जनरा को सुनने वाले जो है, एक सेट यू नो सेट ऑफ पीपल है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैं जो इस जनरा को सुनते हैं, कहानियां सुनने का शौक हो, जिन्हें कहानियां भी सुनने का शौक नहीं, जिन्हें इस तरह की कहानियां सुनने का शौक हो। तो हम मतलब उनका भी एक, उसे भी और सबसेट कर दें और उसका और सबसेट कर दें तो बहुत ही यू नो छोटी सी गिनती आ जाती है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में, और भारत जैसे देश में जहां पर आज कौन नहीं जानता अनिल मोहन जी को, वेद प्रकाश शर्मा जी को, सुरेंद्र मोहन पाठक जी को, कम से कम ये तीन तो दिग्गज है, वेद प्रकाश कंबोज जी को, ठीक है, केशव पंडित का नाम किसने नहीं सुना होगा। तो ये एक खास सेट ऑफ पॉपुलेशन है जिसे, अच्छा होता क्या था ना कि इसे पल्प फिक्शन कहते हैं। पहली बात तो मतलब आपको पता है ना कि भारत में दो तरह के भारत में, पहली बात यानी एक भारत है और एक इंडिया है, ठीक है। वो जो इंडिया वाले हैं, जो आजकल थोड़े उनकी आवाज कम हो गई है, अदरवाइज पहले वो इंडिया अपने आप को प्रोमिनेंस पे रखता था, उसे भारत के लोग पसंद नहीं आते थे। भारत के लोग भी अपने आप को न जाने यूं ही अनजाने में ही और खामखाई इंडिया वाले लोगों से ना अपने आप को थोड़ा कम आंकते थे। ये मैं आपको कब तक के कहूं, मतलब मैंने तो अपने बचपन में ये देखा है, बचपन कह लो या लेट्स से कि 2005 तक हालात ऐसे थे, 2010 तक कह लो, जब तक इंटरनेट पेनिट्रेट नहीं किया ठीक से। 2010 के बाद थोड़ा बहुत हालात में चेंज हुआ है, जब इंडिया वाले थोड़े मेलो डाउन हुए और भारत वाले जो है उन्होंने अपनी त्रिपाठी की तरह गर्दन उठाकर चलना शुरू कर दिया। भारत वाले भी सब इंस्पेक्टर की वर्दी मिल गई उन्हें, या यूं कहो कि लगने लगा लोगों को कि यार ये क्या मजाक है। क्योंकि होता क्या था कि भारत पहले ना बटा हुआ था कि एक वो जिसे अंग्रेजी बोलनी आती है और एक वो जिसे अंग्रेजी समझ में भी नहीं आती, यूं कह लेते हैं हम। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है, लेकिन बना रखा था, हमारा एक सिस्टम था। अच्छा, उस सिस्टम ने फिर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट में भी, तो यदि जो लोग सुरेंद्र मोहन पाठक को या अनिल मोहन जी को या वेद प्रकाश शर्मा या और इस तरह की जो भी किताबें पढ़ते थे, उन्हें पल्प फिक्शन कहा जाता था। यू थिंक ऑफ इट, अपने आप में कितना डेरोगेटरी वर्ड है। हालांकि क्यों पल्प फिक्शन कहते थे उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो ये घटिया लोग पढ़ते हैं। दैट इज वाई दे कॉइन, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया, पल्प फिक्शन। जबकि अपने आप में फिक्शन है, इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन। अगर आप फिक्शन के नाम पर आप अगर अरुंधति रॉय के वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ ले तो उसमें क्या है, वो भी यही है, ठीक है। बस ये फर्क इतना है कि वो अंग्रेजी में लिखी गई, दैट्स इट। कहानी उसमें वो भी यही है। और क्या है, शोभा डे जो लिखती है वो पल्प फिक्शन से भी जमीन उसकी, मतलब बात ही छोड़ दो, वो किताब आप घर में रख नहीं सकते, ठीक है। खुशवंत सिंह जो लिखता था, मतलब ठीक है वो उम्र में बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन यानी ये लोग जो लिखते थे, आप अमृता प्रीतम को पढ़कर देख लीजिए, तो उनसे तो ये किताबें मेरी नजर में ये किताबें उनसे 1000 गुना अच्छी थी।
खैर उस काल में, और वो काल ऐसा था कि भारत थोड़ा गरीब ज्यादा था, आज भी है लेकिन तब जरा ज्यादा ही था। मेरे कहने का मतलब कि तब ये जो 20 रुपए की किताब भी है जो है ना, ये आप रेगुलरली ठीक से खरीद नहीं पाते थे। इसके बाद फिर 40 की होने लग गई, इसीलिए पब्लिशिंग हाउसेस अलग अलग बदली होते रहे। 10 किताबें इसकी पब्लिशिंग हाउस से छपी, उसके बाद 5 किसी और से छपने लग गई, कीमत पे मसला हो जाने लगता था। तो जब भी नए पब्लिशिंग हाउस से छपती थी किताब, महंगी छपती थी, वो दूसरे तीसरे छपा जब आता था तब कहीं जाकर यू नो सस्ती होती थी तब तक। तो सो जो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि ये गिनती फिर भी सुनने वालों की इतनी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे भारत में अगर हम फिल्टर भी करते जाएं कि कितने लोग हैं जो कहानियां सुनते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो सो कॉल्ड पल्प फिक्शन को सुनते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो केवल देवराज चौहान को सुनना पसंद करते हैं, और उसमें से कितने लोग हैं जिन्हें जो इस हंट पर रहते हैं कि भाई कोई नई स्टोरी आए तो उसे सुने। जो कि मेरी कोशिश है कि मैं नई कहानियां, नई मीन टू से जो कहानियां अभी तक उपलब्ध नहीं है वो डाल रहा हूं। तब भी क्या केवल अभी तक 222 हैं, तो 222 ने सब्सक्राइब किया, अगर हम 50-50 मान ले तो मान लो चाहे 500 लोगों तक ही पहुंच हुई है। अगर ऐसा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मेरा मानना है कि नहीं, कम से कम 1-1.5 लाख ऐसे लोगों की गिनती होनी चाहिए इंटरनेट पर जो सुनना पसंद करते हैं केवल इस सबसेट ऑफ लिसनिंग स्टोरीज को। लेकिन अब अपनी अपनी किस्मत है। खैर, आप में से जो अभी भी सुन रहे हैं मुझे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कर लीजिए प्लीज। मतलब जब मुझे 1 नंबर भी आगे बढ़ा हुआ दिखता है ना सब्सक्राइबर्स का, तो मुझे थोड़ी सी खुशी होती है। ऑफ ऑल दी अदर रीजन, बाकी सब कारण छोड़कर, कि चलो कुछ लोग हैं जो सुनना पसंद कर रहे हैं। और फिर जब आप कमेंट कर देते हैं तो जिसे पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले हो जाती है। तो बल्ले बल्ले करवा दीजिए यार, ठीक है। चलिए, आज हो सकता है कि शाम का एपिसोड ना आए, और आज मैं सच में कह रहा हूं, क्योंकि जहां मैं कल नहीं जा पाया, आज बीइंग सैटरडे वो इसीलिए पॉज हुआ था कि चलो यार कल चलेंगे। तो अगर मैं आज वहां गया, दिक्कत सिर्फ इसलिए है दोस्तों की बारिश का मौसम है, रास्ते जो हैं बहुत ज्यादा जाम लग रहे हैं, रास्ते खराब हो गए हैं, तो वापसी मुश्किल हो जाएगी इसलिए। लेकिन अगर समय से आ गया मैं, तो डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगा, नहीं तो फिर कल इसी समय, ठीक है। चलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूं ही हमें अपना सहयोग देते रहें। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।